नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेमोक्रेसी देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन। हर हफ्ते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और उस पर आपकी राय जानते हैं और उस पर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो इस हफ्ते हमने आपसे सवाल थोड़ा इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ पूछा था कि आप अपनी जो तनख्वाह है, जो आपकी इनकम है, उसको कहाँ पर ज्यादा खर्च करना जो है वो आपका खर्चा होता है उसमें, या आज की जरूरतों पर ज्यादा आप खर्च करते हैं, या फिर फ्यूचर प्लानिंग बहुत जरूरी होती है हर किसी के लिए, वहां पर आपका ध्यान ज्यादा रहता है। तो इस पर सबसे पहले तो आपको लोगों की राय बताते हैं कि वो किस तरह से जो है अपने खर्चे को मैनेज करते हैं। तो इसमें कल के लिए निवेश करने पर जो राय लोगों ने दी वो 52% लोग ऐसा हैं जो सोचते हैं कि कल के लिए निवेश पर वो ज्यादा खर्च करते हैं अपनी तनख्वाह का, और आज की सहूलियत पर 48% लोग हैं जो खर्च ज्यादा करते हैं। ईएमआई पर जो है वो अपनी जरूरतें पूरी करना उनको ज्यादा बेहतर लगता है कल के लिए, क्योंकि एक मन में उनके होता है कि भाई कहाँ आप निवेश करें, उससे रिटर्न आएगा नहीं आएगा, जो फ्लक्चुएशन चलती रहती है खासतौर पर स्टॉक मार्केट में। तो इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ वेद जैन साहब जो है वो जुड़ रहे हैं। वेद जैन सर इकोनॉमिस्ट हैं और आप इनको जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत जाना माना चेहरा है। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सवाल देखिए बहुत दिलचस्प है इस लिहाज से भी, क्योंकि आप किसी से पूछिए कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करिए ज्यादा, तो वो कहते हैं भाई आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हिसाब है पहले ही, अभी मैं इन्वेस्टमेंट में लग जाऊंगा तो फिर अभी कैसे खर्चे पूरे होंगे। तो ये बटी हुई सी राय है दोनों में। पहले तो इस सवाल पर आप कैसे देखते हैं इसको, कि आपको कहाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए क्या है कि ये एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स इशू कहते हैं हम इसको। बिल्कुल जैसे आपने ठीक कहा कि मुश्किल राय बटी हुई होती है। और इसके ऊपर ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपकी सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपकी सिक्योरिटी की पोजीशन क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, और फ्यूचर में आप क्या अपने आप को देख रहे हैं। तो मैं अगर एक नवयुवक के हिसाब से देखूं जिसकी एज 25-30 साल की है और इसकी एक रीजनेबल अच्छी सैलरी आ रही है, जिसको कोई रिस्क नजर नहीं आता कि भाई मेरा फ्यूचर में कोई मुझे सैलरी की इनकम या कोई इनकम में कोई मुझे दिक्कत आने वाली है, मैं एक एम्प्लॉयर पे जाऊं या दूसरे पे जाऊं, वहाँ मुझे सेम व्यवस्था मिलेगी या सेम सैलरी मिलने की उम्मीद रहेगी। तो नेचुरली ये है कि आज के संसाधन जो मैं आज की लाइफ है एंजॉय करने के लिए उस पर खर्चा ज़्यादा करना चाहूँगा। लग्जरी है, जो डे टू डे चीज़ें हैं, मेरे घर पे सारे साधन होने चाहिए, मगर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम है, फ्रिज हैं, टीवी हैं, सब चीज़ें होनी चाहिए। तो नेचुरली ये कंजम्पशन की होनी चाहिए। बच्चों के लिए एजुकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, खान पीन की चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद है, अब उसके बाद आता है कि निवेश करने के बाद कि मैं कितना निवेश करूँ। तो निवेश का सवाल आएगा कि आप बचत कितनी कर पाएंगे। अगर आपकी इनकम इतनी है कि जिसमें निवेश होने का चांस नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी जरूरत डेली चीजें की जरूरतें को पूरी करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अभी भी बचता है इसके बाद, तो नेचुरली निवेश की बात आती है। वही ये एक सवाल इसलिए भी ना वेद सर कि अब स्टॉक मार्केट में मान लीजिए सबसे पहले आप किसी से पूछिए आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, तो कहेंगे स्टॉक मार्केट में आप निवेश कीजिए। अब किसी शेयर में आपने लगाया, आपके पास जानकारी थी नहीं, कुछ साल इंतजार करा आपने, लेकिन वहां से रिटर्न आपको आया नहीं, और आपने जरूरतें जो पूरी करनी थी आपने वहां पर भी जो है वो भी आपकी पूरी नहीं हुई। ये भी आप बताइएगा कि ऐसे में क्या करना चाहिए। हमारे साथ नासिर साहब भी जुड़ गए हैं, उनको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं हम। नासिर सलीम साहब इकोनॉमिस्ट हैं और मैनेजिंग पार्टनर फ्लेक्सी कैपिटल के। नासिर साहब, ये सवाल वेद सर ने भी बताया कि आपको किस तरह से चलना चाहिए अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है खासतौर पर, तो कैसे आपको सोचना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं कि पहले आपको फिक्र अपनी जरूरतें अभी की पूरी करने की होनी चाहिए, या फिर अभी मुश्किल वक्त गुजार के कल के लिए आप जो तैयारी पे पूरा ध्यान लगाइए, फिर कल क्या होगा ये भी आखिर आपके तकदीर पर, आपके सोच पर, कितनी आप सोच कर इन्वेस्ट करते हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर? आदाब और नमस्कार ताबिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा आपके पैनल पे। देखिए सवाल बहुत अहम है, और जैसे कि मेरे फेलो पैनलिस्ट साहब ने बताया कि इसका कोई एक फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है ताबिश भाई, मगर ये हमारा मानना है कि देखिए ज़्यादातर एक पर्सपेक्टिव ये ज़रूर हम लोग रखते हैं सामने, और ख़ास करके जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन्होंने अभी आप शुरू में ही हाल ही में ही अपनी आमदनी जिनकी शुरू हुई है, या जो अभी नौकरी में हैं, और ख़ास करके ज़्यादा जिनकी सेविंग्स नहीं हुई है, एक डिसिप्लिन ज़रूर रख के सामने ये माना जाता है कि कम से कम अगर आप 100 रुपये बना रहे हैं महीने का नेट इनकम मान लीजिए, तो उस पर 40% जो है कम से कम आपको सेविंग करनी चाहिए। एक ये मोटा मोटा एक जैसे थंब रूल आप कह लें, या एक गुड एडवाइस या गोल्डन वर्ड जो कहते हैं, जो कभी मिलती नहीं है आसानी से, तो वो उसका एक ये माना जाता है कि भाई 40% 40 रुपए, अगर आप 100 रुपये बना रहे हैं महीने में, तो 40 रुपये जरूरी आप उसमें एक ऐसी कोशिश करें, डिसिप्लिन करें
कि आप उसको कहीं ना कहीं ऐसी चीज में निवेश करें या कहीं लगाएं जहां पे आपकी सेविंग जो है वो एक शुरुआत हो, एक जमा पूंजी जो है वो शुरुआत हो। और ज्यादातर जाहिर बात है कि आजकल महंगाई भी चरम पे है भाई, तो उसमें भी बहुत सवाल खड़े होते हैं कि भाई हम कैसे कर पाएंगे ताबिश भाई, हम कितना पैसा सेव कर सकते हैं। मगर एक डिसिप्लिन अप्रोच जो है 40% का, एक तो ये है। डिसिप्लिन, दूसरा, हाँ। जी जी, दूसरा अहम जो पॉइंट है, मेरा ये मानना है कि देखिए, एक अगर आप एक कैश फ्लो बनाएंगे, ये बहुत जरूरी है। और मतलब मैंने आपको 40% तो कह दिया, मगर इसको अचीव कैसे किया जाए, अगर आपके पास समय है तो मैं वो भी आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इस पर भी आप बताइएगा विस्तार से। वेद सर, आपके पास मैं वापस लौटता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं कि अगर आपने इतने साल पहले इतने रुपए निवेश किए होते तो आज आपके अकाउंट में इतने पैसे होते। ये जो तरीका अच्छा है कि चलिए आपको शुरुआत बहुत जल्दी, जितनी जल्दी आप करेंगे इन्वेस्टमेंट की उतना अच्छा है, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? जिनकी शुरुआत ही हो रही है इन्वेस्टमेंट की, उनको क्या कितने % का अपना गेन जो है वो दिमाग में लेकर चलना चाहिए कि आपको इतने % अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट ठीक है, या कैसे उसको चेक करते रहना चाहिए? देखिए रमेश जी, एक तो सोशल मीडिया का बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पे जितने ये मैसेज आते हैं, ये अपने आप में बहुत रिस्की और बहुत मैं कहूँगा कि अट्रैक्टिव होने के बावजूद लोगों को ल्यूर करने के लिए आते हैं। इसमें ध्यान कम लगाया जाए तो अच्छा है। निवेश के बारे में रिटर्न का एक रिस्क से डायरेक्ट संपर्क है। अगर जैसे जैसे आपका रिटर्न बढ़ेगी, आप अगर परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए शुरू में बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी मेहनत की कमाई है वो खराब नहीं हो, रिटर्न कम ज्यादा की चिंता कम करनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे आपने शुरू में मेरे से कह रहे थे कि भाई शेयर है, आज लिया नहीं रिटर्न दिया। देखिए, आम नागरिक, आम निवेशक जो होता है उसके पास साधन नहीं है, उसके पास इतने इनपुट नहीं है कि वो डिसीजन ले सके कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो इसलिए एक अच्छे सुरक्षित व्यवस्था के अंदर जाना, जैसे म्यूचुअल फंड के कहते हैं। अब म्यूचुअल फंड में भी आप एक डेट वाला है, एक इक्विटी वाला है, और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके पास जाएंगे, उनके थ्रू करेंगे तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, तो उनका रेपुटेशन भी लग जाता है। तो ये आपको कभी इस अट्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए कि किसी ने बताया कि आपने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था और आज आपके डबल हो गए, तो ये इस ल्यूर में नहीं आना चाहिए। एक रीजनेबल रिटर्न में ही रहना चाहिए और ओवर ए पीरियड इक्विलिब्रियम अचीव होता है, इक्विटी अचीव होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सबसे सुरक्षित तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की एक फिक्स डिपॉजिट आती है, फिक्स में कर लेते हैं। उसके बाद निवेश आता है कि आप कोई बॉन्ड वगैरह ले लें जिसमें फिर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, कल को क्या हो जाए। उसके बाद आता है कि आप एक मिक्स फंड में चले जाएं जिसमें इक्विटी और दोनों मिलकर आ जाते हैं। उसके बाद आता है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में चले जाइए, वो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। और इसमें क्योंकि शुरू में आपके पास अर्निंग का जो निवेश करने का वॉल्यूम, वो क्या कहते हैं, कॉर्पस कम है, न्यूक्लियस कम है, तो आप उसमें व्यवस्था बनाते रहिए। जैसे वो न्यूक्लियस बढ़ने लगे और आपकी अपनी जरूरत है कि घर लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई मुझे 10 साल 5 साल के बाद घर के लिए ये व्यवस्था आएगी, तो मेरी सेविंग आ रही है। अब जो 40% का जो फार्मूला है वो देखिए डिपेंड करता है, ट्रेशोल्ड तो चाहिए ना मुझे डे टू डे खर्चे मीट करने के लिए। अब साधारण नागरिक जिसकी इनकम 40 या 50 हजार रुपये महीना है, वो अपने घर के खर्चे चलाएगा, बच्चों की एजुकेशन है, ट्यूशन फीस है, वो जाएगी उसके अंदर, मुश्किल होगा निवेश करना। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो एक ऊपर वाला इनकम का पार्ट आपके लिए निवेश के लिए आ जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ आज की डेट में उसको भी स्प्रेड ओवर करें। शुरू में आइडिया होगा कि बैंक में ही रखा जाए, पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करें। अगर कोई जॉब की सिक्योरिटी या लाइफ के ऊपर कोई इश्यूज है तो आप लाइफ इंश्योरेंस लेके रखें, मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखें। और लेकिन उससे जो रिटर्न आएगा वेद सर, वो इन्फ्लेशन को मैच कर पाएगा? देखिए, ये सारे जो रिटर्न्स हैं ये इन्फ्लेशन से कुछ ना कुछ ऊपर देकर जाएंगे। अभी तो भी आप वर्ल्ड की जितनी भी व्यवस्था देखेंगे, जहां भी रिटर्न आती है वो इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन प्लस आती है। आपने देखा ना, हमारे इंडिया में हम रिटर्न को 7, 8, 9% कहते हैं, क्योंकि वो 4 या 5% का हमारे इन्फ्लेशन का मान के चलते हैं और उसके ऊपर 2 या 3% की ग्रोथ निकाल कर लाते हैं उसके। तो ये एक व्यवहारिक एक व्यवस्था है व्यवहार की। जापान में इन्फ्लेशन कम है तो रेट ऑफ रिटर्न कम आता है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन 1-2% रहता है, तो नेचुरली वो रिटर्न 3% की आती है। जीडीपी की ग्रोथ आपने देखोगे वहां तो जापान में कभी कभी नेगेटिव भी नजर आती है इसके बारे में।
क्योंकि इंडियन इकोनॉमी आज की डेट में एक बहुत अच्छी पोजीशन में है, 7% प्लस की व्यवस्था आ रही है आज की डेट में ग्रोथ आने की। तो स्वाभाविक है कि निवेश आज की डेट में अगर करेंगे तो स्वाभाविक है उसमें ग्रोथ होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि डिमांड कंजप्शन चलिए बहुत आ रही है इस पर मैं नासिर जी आपके पास आता हूँ। आपके हिसाब से इन्फ्लेशन को बीट करने का आपके इन्वेस्टमेंट के जरिए क्या फॉर्मूला है? देखिए, दो चीजें हैं ताबिश भाई। एक तो इन्फ्लेशन आपने बोला और जीडीपी बोला। तो जब हम लोग रियल रिटर्न की बात करते हैं, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल रिटर्न, तो मेरा ये मानना है कि जो भी आप निवेश करें उसमें आपके दो उद्देश्य होने चाहिए जो आपको अपने एक्सपर्ट से जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं या खुद आप करें, वो है इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी। तभी आपका एक्चुअल ग्रोथ नजर आएगा सामने। क्योंकि अगर आपने रियल रिटर्न के हिसाब से अगर आपका रिटर्न अच्छा नहीं रहा तो आप इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पाएंगे, तो रियल रिटर्न तो नेगेटिव हो गई, आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन नेगेटिव हो गई साल में। तो हमारा ये मानना है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जिसे हम लोग कहते हैं आरएआर, अगर आपको रिस्क पे ऑफ मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, जैसे कि अभी साहब ने बताया कि भाई एक अज्यूम रिस्क पर यूनिट पे आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो हमारा ये मानना है कि आज की डेट में 150 करोड़ की जो आबादी है भारत देश की, उस पे एक जो कंजम्पशन साइकिल, 3 जो अहम होते हैं जिसके कारण हमें ये लगता है और हमारा ये बिलीफ है कि इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में अगर आप निवेश करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू करें, चाहे वो एक वेल रिसर्च एक सेबी के तहत एक आरआईए का आता है और एक आरए का आता है, रिसर्च एनालिस्ट की रिपोर्ट्स पढ़ें, और एक रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जिसे हम लोग कहते हैं उसका आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की आप एडवाइस लें। तो जो भी सेबी सर्टिफाइड आरए हो या आरआईए हो या म्यूचुअल फंड्स के एक्सपर्ट्स हों, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, उनके थ्रू अगर आप इक्विटी फंड्स में लगाते हैं तो हमारा ये मानना है कि हिस्टोरिकली जो इन्फ्लेशन 6% के आसपास रही है भारत देश में, और एक जीडीपी जो एक्सपेक्टेशन आज 7% है, मगर आप हिस्टोरिकली देखें तो 6 और 7% के बीच में है। सो 12-12.5% रिटर्न बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मगर आपको रिस्क और पेशेंस देना पड़ेगा। अगर आप तो 12-12.5% अगर आप रिटर्न बनाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर, तो ये एक अच्छा रिटर्न है आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। मतलब वैसे तो लोगों की नजर होती है, चलिए जो बेस्ट रिटर्न है आप वो देखते हैं कि चलिए इतना इस चीज में मिल रहा है, इस शेयर में मिल रहा है, तो मुझे यहाँ चले जाना चाहिए। अब ये वेद सर आपके पास मैं यहाँ पर लौटता हूँ, क्योंकि देखिए ये डिस्क्लेमर तो स्टॉक मार्केट को लेकर भी दिया जाता है, खासतौर पर एफएनए को लेकर भी, कि 90% इन्वेस्टर्स का पैसा वहां पर प्रॉफिट नहीं बनता है उसमें, लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि शायद उनको उम्मीद होती है कि जल्दी रिटर्न मिले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तरीका अच्छा है, लंबे टाइम तक करेंगे तो आपको रिटर्न से बेहतर मिल जाएगा, लेकिन इतना टाइम तक रुक पाना, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, और ठीक है वो और सारी चीजें देखनी पड़ती हैं वहां पर। पेनी स्टॉक्स को लेकर लोग बहुत फंसते हैं। इस पर आप जो है वो क्या सलाह यहाँ पर देना चाहेंगे कि चलिए करोड़पति सबको बनना है, लेकिन अगर आप सही जगह कैसे चले फिर उसको लेकर आप, क्योंकि कुछ शेयर ऐसे हैं कि बड़े शेयर भी हमने देखे, कुछ जो कंपनियां देखे अगर, जैसे कि आपका पेटीएम के स्टॉक के साथ हुआ अभी हाल फिलहाल में, तो ये भी हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा चल के, तो कैसे चलें फिर, क्योंकि करोड़पति तो बनना है सबको। हाँ, मैंने ये कहा कि देखिए इन्वेस्टमेंट जब आप करें तो आप डोंट गेट ल्यूड बाय कि क्या रिटर्न है ये शेयर के बारे में। आप इंडिविजुअल शेयर के बारे में सोच के चलेंगे और शॉर्ट टर्म में डे मैनिपुलेशन को करने की कोशिश करेंगे तो आप कैपिटल मार्केट में कभी पैसा नहीं बना सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 90 नहीं 99% पैसे जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं वो पैसे नुकसान देके जाते हैं। ये तो वो है जो आपका एक सरप्लस पैसा है, लॉन्ग टर्म में आपने लगा दिया, आप एक शेयर पे डिपेंड नहीं करेंगे, आप प्रेफरेबली म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं जहां पे कि रिस्क इक्वेट हो जाए, ओवर पीरियड स्प्रेड हो जाए। वो म्यूचुअल फंड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यहाँ रिसर्च एनालिसिस चलते रहते हैं कि किस सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, किस कंपनी में क्या वर्किंग है। क्योंकि क्या है कि आज की डेट में कैपिटल मार्केट पे एक इंडिविजुअल कंपनी पे भरोसा करना, क्या रिजल्ट आएंगे, प्रमोटर की क्या मंशा है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, आप एज ए इंडिविजुअली आप उसे चेक नहीं कर सकते, ना ही आपके पास एक्सपर्टीज है, कितना ही बढ़िया हो आप हो लेकिन एक्सपर्टीज नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर निवेशक हैं तो लॉन्ग टर्म बन के चलिए। ये मत सोचिए कि आज मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया और हर रोज आप गिने कि आज 1 लाख का 1,000 हो गया, कल 1 लाख 2,000 हो गया, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। आपको लगा के भूलना पड़ेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगा दीजिए,
आपको एनकैशमेंट तब करनी है जब आपको कोई दूसरी जगह उसकी पैसे की जरूरत पड़े। आपको स्वैप करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई वर्किंग करने की। तो ये रखने। और सेकेंडली, जब आप निवेश करते हैं तो इक्विटी मार्केट एक वन ऑफ द ऑप्शन है, लेकिन बाकी पोर्टफोलियो को रखना भी बहुत जरूरी है। तो हम साथ ही साथ ये भी कहते हैं डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए आपको डेट फंड में भी पैसे लगाने कुछ रखने बहुत जरूरी है, तो आपको सुविधा मिल सके थे। इसके साथ साथ आपको निवेश करने में कभी ये रियल एस्टेट की जो निवेश है, अगर थोड़ी सी अर्निंग अच्छी है और आपके पैसे बचत अच्छी जा रही है, तो आप रियल एस्टेट की भी करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि डेट पे आप ऐसा डे टू डे बढ़ता है क्योंकि इंटरेस्ट से बढ़ता है। कैपिटल मार्केट की ग्रोथ जैसे भी नजर बता रहे थे कि वो 10-12% के करीब आती है, लेकिन वो स्प्रेड होकर साल 2-3 साल में आती है। रियल एस्टेट में ग्रोथ तो 1-2 साल में भी नहीं आती, 5 साल 10-15 साल के अंदर आती है, लेकिन अच्छी सब्सटेंशियल निकल के आती है। तो आप उसको भी सोच सकते हैं कि भाई ओवर ए पीरियड की एक पार्ट रियल एस्टेट में जाए। ये 3 चीजों पर डिपेंड करेगा कि आप किस लाइफ की किस स्टेज पर हैं, कितनी सेविंग्स है और आपकी कितनी इनकम है, और आपकी आगे की फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या रही है। इस बात बहुत डिपेंड है। अगर आपके पास एक घर नहीं है तो स्वाभाविक है कि एक आपकी प्रायोरिटी माइंड में ये रहेगी कि मुझे घर लेना जरूरी है, तो आप कोशिश पूरी करेंगे कि घर मिल जाए, तो आपको आसान हो जाएगा, सेल्फ यूज भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी, निवेश भी हो जाएगी इसके बारे में। आपके बच्चे ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ एजुकेशन का लगता है कि कल को खर्चा करना पड़ेगा, कोई विदेश भेजना है या मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके खर्चे हैं, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई 10 साल के बाद ये जरूरत पड़ेगी। बच्चों की शादी के लिए या सेटलमेंट करने के लिए, कोई बिजनेस है, व्यापार है, करने के लिए बात करेगी। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। आप एक जॉब में है, फिक्स अर्निंग की इनकम है आपकी रेगुलर है, आप एक प्रोफेशन में है, या आप एक बिजनेस चला रहे हैं जहाँ पे आपके बिजनेस की जरूरतें ज़्यादा हैं। तो हो सकता है अगर बिजनेस की जरूरतें ज़्यादा हैं तो आपका निवेश बाहर नहीं जाके आपको अपने बिजनेस में ही ज़्यादा रिटर्न दे, तो आपको वहाँ बिजनेस में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो बिजनेस यही पॉइंट था वेजर, जो आप लोगों से बात करें तो आपको भी ये महसूस होता है कि आप जल्दी रिटर्न के जो ख्वाहिश होती है उसके चक्कर में कई बार गलत फैसले जो है वो हो जाते हैं। नासिर साहब, यहाँ पर आपके पास मैं आऊंगा, जैसे कि अभी वेद जी ने भी जिक्र किया यहाँ पर कि अगर आपकी जरूरतें हैं तो उनको भी आप जो है पूरा करके चलिए। उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि आपको गाड़ी लेनी है तो इतने टाइम में आप सोच लीजिए कि मुझे पैसे जमा करने, उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट आप प्लान कीजिए। लेकिन कई बार ये होता है कि आपने राय ठीक नहीं ली, पता चला आपने इतने दिन इन्वेस्टमेंट भी किया, उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न भी नहीं आया, आपकी गाड़ी भी नहीं आ पाई, तो दोनों ही आपके जो प्लान है वो खराब यहाँ पर हो गए। तो कैसे जो है आपके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए? अगर, क्योंकि सबके जहन में भाई ये होता है कि मुझे अमीर बनना है, तो कैसे वो बने, भले अमीर बनने के लालच में कहीं आप गरीब ना बन जाएं? नहीं, देखिए ताबिश भाई, बहुत सिंपल है। ये एक साइंस है इन्वेस्टिंग का, और जैसे हम लोग कहते हैं, आपके पास अपनी गोल सामने होनी चाहिए और आप उसको भागों में डिवाइड करें। हमारा ये मानना है कि हर एक भाग में एक टाइम होराइजन होता है। पहला भाग अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने रखा है 0 to 1 ईयर, दूसरे भाग में रखा है 0 to 3 ईयर्स, उसके बाद रखा हमने 0 to 5 ईयर्स, उसके बाद चौथा जो भाग है उसमें लिखा हमने 0 to 10 ईयर्स। तो जो आप इन भागों में आप जब आप निवेश करना शुरू करेंगे तो आपको जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो ध्यान में रखना है, और उस गोल्स को जब आप अचीव करने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो हर 3 से 6 महीने में आपको उसकी परफॉर्मेंस देखनी है रिलेटिव पीयर ग्रुप से। ताबिश भाई, मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, तो आपके पास ये गाइडेंस होनी चाहिए और आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं उसको पेयर ग्रुप से और एक बेंचमार्क इंडेक्स से कैसे कंपेयर करके समझ सकता हूं कि मैं कितना पैसा बना रहा हूं, कि मैं बेंचमार्क से कम कर रहा हूं, परफॉर्मेंस की ज्यादा हो रहा है। दूसरा, जो आपकी गोल्स हैं, जो आपने आपने भागों में डाल रखा है, 4 भागों में, मान लीजिए मुझे अगर अपने बच्चों को भेजना है 10 साल के बाद, तो मेरा वो लॉन्ग टर्म प्लान 10 साल में आ जाएगा, और उस 10 साल के हिसाब से मैं रिस्क थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, स्प्रेड आउट कर सकता हूँ, और फिर उसको मुझे रिस्क को मेजर करना पड़ेगा, उसके परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा हर 3 से 6 महीने और 1 साल में, कि भाई मेरी गाड़ी जो है एंड लक्ष्य जो है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए लॉन्ग टर्म के हिसाब से और भूल गए। बिल्कुल, अगर आप भूल गए और अगर आप बेंचमार्क से अच्छा नहीं कर रहे हैं परफॉर्म, और प्लेयर ग्रुप से आप खराब परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि इन्वेस्ट और फॉरगेट इट एंड स्लीप ओवर। आपको ये नहीं कर सकते, आपको उसमें लगातार इन्वॉल्व रहना है, गाइडेंस की मदद से, जो एक्सपर्ट्स हैं
आज सेबी ने और एमफी ने मिलके बहुत सर्टिफिकेशन शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ताबिश भाई, अगर कोई वेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सर्टिफिकेशंस हैं, गाइडेंस आपको बहुत बतेरे में लोग मिलेंगे जो आपको पूरी गाइड करके नेविगेट करके कराएं। तीसरा अहम जो मेरा जो पॉइंट ये था, जो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि एक डिसिप्लिन अप्रोच आप जरूर लाएं। जो इन्वेस्टर, जो निवेशक हैं, इन लोगों को ये समझाया जाए कि डिसिप्लिन सिर्फ एक नाम का डिसिप्लिन नहीं है। मेरा जो पॉइंट था कि अगर आप एक अकाउंट आप मेंटेन करें तो 2 अकाउंट मेंटेन करें और दोनों अकाउंट को अलग अलग करें। सेविंग्स बैंक अकाउंट को एक अकाउंट में जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ खर्चा करते हैं, और दूसरे अकाउंट में जहां पे आपको इनकम आती है, या रिसीट आती है, सैलरी आती है, या यहाँ से आपको इनकम जनरेट होती है, वो आप अलग अलग करें। तब आपको एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपको ये पता चल जाएगा हर 3 से 6 महीने में कि भाई कितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, कितना इनकम मेरी आ रही है, और मैं किस हिसाब से कायदे से आपका बजट बन रहा है या बिगड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास यहाँ पर मैं वापस लौटूंगा। डाइवर्सिफाई करने की सलाह जो देते हैं आमतौर पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ये डाइवर्सिफाई कैसे करना चाहिए? इसका मतलब ये कि आप अलग अलग बहुत सारे शेयर खरीद लीजिए, अलग अलग बहुत सारे म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। आई विल नॉट से कि बहुत सारे खरीद लीजिए, उससे आपको मैनेज करना मुश्किल होगा, उसको कंट्रोल करना और उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो नेचुरली म्यूचुअल फंड वाले निवेश अपने बहुत सारे उसमें शेयर में कर देते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि देखिए, मैं निवेश को सिर्फ शेयर और म्यूचुअल फंड से लिमिट नहीं करना चाह रहा जी। एक ऑप्शन है जिसमें रिटर्न एफडी और बॉन्ड का और डेट से बेटर आ सकती है। थोड़ा सा रिस्क है कैपिटल मार्केट का ऊपर नीचे होने का, और ये इंडिया के अगर मैं पर्सपेक्टिव में देखूं तो थोड़ा कम है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आ रही है 6-7%, 7% प्लस की। तो स्वाभाविक है कि कैपिटल मार्केट में थोड़ा सा बूम रहेगा, एक लल आ सकता है किसी स्टेज पे। तो लेकिन मैं हमेशा एक आम निवेशक को सलाह ये दूंगा कि आप इंडिविजुअल शेयर पिकअप मत करिए। नेचुरली आप शेयर को म्यूचुअल फंड के थ्रू, एक अच्छे म्यूचुअल फंड ऑपरेटिंग है, बहुत सारे इंडिया के अच्छे बैंक चला रहे हैं, बहुत सारे बैंक चलाते हैं म्यूचुअल फंड को, और उनका अपना प्रेस्टीज है उसके बारे में। तो आप उनके थ्रू 1, 2 या 3 किसी को चूज कर लीजिए। वहाँ भी ऑप्शंस हैं, लार्ज मिड कैप जैसे, या लार्ज कैप, मिड कैप, ये वगैरह आते हैं। लेकिन छोटी कंपनी में निवेश करना एडवाइजेबल नहीं होता आम निवेशक के लिए, मेरा ऐसा मानना है इसके बारे में। साथ के साथ मैं आपको और भी जो निवेश करने हैं वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि आप अगर इससे बाहर आपके अपनी जरूरतों के लिए जो निवेश करने की जरूरत है, जैसे पीपीएफ एक अपने आप एक अच्छा निवेश है जहाँ पे आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलती है, क्योंकि वो आपको आर्बिट्राज देखना है कि अगर आपको आज की डेट में 7% लगभग जो पीपीएफ इंटरेस्ट मिलता है टैक्स फ्री, वो दूसरा टैक्सेबल के मुकाबले कितना बेनिफिशियल रहेगा नहीं रहेगा, ये आपको देखने का है। इसी तरह से मैंने कहा कि ओवर ए पीरियड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर घर है तो आपको रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट भी लगभग टैक्स फ्री आती है, क्योंकि आज आपने निवेश किया बहुत लंबे पीरियड के लिए, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, वो भी टैक्स बहुत कम लगता है, और उसकी रिटर्न बहुत कभी अच्छी आ सकती है। और लेकिन ये सारी चीजें आपके इस बात पर डिपेंड करेगी आप किस स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं और आपको क्या है। अब जैसे अगर आज आपकी डेट में देखें जो रियल एस्टेट के बारे में, हमेशा कहता हूँ लैंड इज स्कार्स, लैंड को आप बढ़ा नहीं सकते विश्व के अंदर, जो लैंड है वो वही रहेगी। इंडिया में जो लैंड है तो इसके प्राइसेस ओवर ए पीरियड बढ़ने हैं और इन्फ्लेशन से लिंक रहेंगे, और इन्फ्लेशन को मॉनिटर कर जाएंगे। तो आप आज निवेश करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप कितना मैनेज कर पाएंगे उसको, और आपके पास कितने फंड्स की व्यवस्था है, कितने ऊपर आने वाले की है। तो इन्वेस्टमेंट को अपने स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड तक की लिमिट ना रखिए, आप और चीजों में भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में, बॉन्ड्स में, ये तमाम चीजों पर ध्यान रख सकते हैं। गोल्ड में आपने देखा कि कितना निवेश, गोल्ड में कितना रिटर्न आया है लोगों का, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो सिक्योरिटी के एंगल से बहुत अच्छा है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो एनकैशेबल है, कहीं भी किसी समय भी गोल्ड को कैश किया जा सकता है, एनकैश किया जा सकता है। तो उसके अंदर एक घर की व्यवस्था भी सुधरती है कि हाँ आपके यहाँ गोल्ड है, और एक आपके साथ में आपकी सिक्योरिटी भी क्रिएट होती है, तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है इसको। तो सब चीजों में आपको अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए, ताकि एक जगह पर अगर कुछ फॉल आता है, मान लीजिए किसी वजह से, किसी खबर की वजह से, तो आपको बहुत ज्यादा असर उसका नहीं पड़े। नासिर साहब, आपका लास्ट कमेंट इस पर, क्या गलती नहीं करनी चाहिए? देखिए 3 चीजें। सबसे पहले एक जो भी आप लोग चर्चा कर रहे थे, प्लीज सीक गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट से आप मिलें, और सर्टिफाइड एक्सपर्ट से मिलें और गाइडेंस लें। नंबर 2, जो गोल्स हैं आपके,
हर एक हम्म इन्वेस्टर के गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उसको आप लिख डाउन, उसको आप लिखें, उसको मेंशन करें और उसको डिस्कस करके उसके ऑब्जेक्टिव समझ के कैसे उसको अब अचीव किया जा सकता है, किस रूट के थ्रू, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एसेट क्लास, वेरियस एसेट क्लास के थ्रू हो, वो करें। और नंबर 3, रिव्यू और रीबैलेंस बहुत जरूरी है। हर 3 महीने 6 महीने के बीच आपको रिव्यू और रीबैलेंस करना जरूरी है, आपके उद्देश्यों को, आपके ऑब्जेक्टिव रिटर्न्स को, और किस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ग्रो करना है। और चौथी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ साथ पेशेंस देना पड़ेगा आपको। पैसे जो हैं आसानी से नहीं बनते हैं स्टॉक मार्केट में, चाहे वो फिक्स इनकम की बात कर लें, चाहे वो इक्विटी मार्केट की बात कर लें, चाहे वो डेट की बात कर लें। ऐसा पीरियड भी था जो जबकि गोल्ड ने 8 साल नेगेटिव रिटर्न दिया। आज गोल्ड चरम पे है ताबिश भाई, उसका रीजन है, उसके कई इकोनॉमिक रीजन है, कई इकोनॉमिक कंडीशन। जी, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जी 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 हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है तमाम चीजों पर निर्भर करता है आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह से ग्रो करेगा। पैसे बहुत जल्दी नहीं बनते हैं में, लेकिन बहुत जल्दी आप जमा जरूर सकते हैं अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर लिया बगैर एक्सपर्ट एडवाइस के और जल्दबाजी में कुछ जल्दी जो है रिटर्न पाने के लालच में। बहुत शुक्रिया वेद सर आपका, नासिर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। किस तरह से देखिए आपको अब तैयारी करनी चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट प्लान अपना बना रहे हो, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए इन सब चीजों को लेकर, ये एक्सपर्ट से आपने यहाँ पर जाना। तो इस हफ्ते के शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक और सवाल लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी।